हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो एलटी एग्जाम है उसकी आंसर की आ चुकी है, आप लोगों को पता है, तो किन क्वेश्चंस पे आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, प्रत्यावेदन कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप जानते ही हैं जो आपका लिंक है वो 28 अगस्त को खुलेगा, ठीक है। प्रत्यावेदन जहाँ आपको करना है उसके लिए लिंक जो है आपको प्रोवाइड हो जाएगा 28 अगस्त को, और 2 सितंबर, ठीक है, 2 सितंबर लास्ट डेट है जब आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन जो है एलटी पेडागोजी के यहाँ पर चेक करेंगे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चंस तो जो हैं जिनका श्योर शॉर्ट गलत आंसर दिया हुआ है आयोग ने, और उसका प्रूफ भी हमारे पास अवेलेबल है, वो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। और ये जो क्वेश्चंस हैं मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर भी शेयर कर दिया है, और अपने ऑब्वियसली जो हमारे बैच के बच्चे हैं उनके साथ तो ये शेयर हो ही गया है। तो देखिए एक क्वेश्चन आपका ये वाला था जहाँ पे आपसे पूछा गया था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो एजुकेशन क्या है, और आयोग ने जो इसका आंसर है वो दिया है आंसर ए, यानी कि क्या नहीं है, ठीक है। और आयोग ने जो इसका आंसर दिया है वो दिया है डायरेक्ट रिटर्न। इन्होंने कहा है कि डायरेक्ट रिटर्न नहीं है। और जब मैंने आंसर की कराई थी मैंने आपको मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट बताया था। देखिए इसके हिसाब से यहाँ पर जो एक प्रूफ मिला है मुझे, प्रूफ यहाँ पर इग्नू की यहाँ पर एक आपका ब्लॉक है जिसमें से ये टेक्स्ट जो मिलता है बेसिकली यहाँ पर, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ, इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन यूनिट 4 है ये आपका, ब्लॉक 2 से जो है आपका पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, इग्नू से है ये, ई ज्ञान कोश से लिया है मैंने। और यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर लिखा है बेनिफिट्स या रिटर्न्स, ठीक है। बेनिफिट्स को यहाँ पर रिटर्न्स कहा है, ऑफ एजुकेशन क्या क्या होते हैं, तो ये क्लासीफाई किए गए हैं डायरेक्ट बेनिफिट्स या इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, जिन्हें आप रिटर्न भी कह सकते हैं। और अगर यहाँ पे स्पेसिफाई करा गया है तो यहाँ डायरेक्ट बेनिफिट्स में देखो डायरेक्ट रिटर्न यहाँ पे मेंशन किया है, और इनडायरेक्ट भी इसी में आ जाएगा। और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हम जानते ही हैं, एजुकेशन है ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ही के नाम से जानी जाती थी। तो यहाँ पर ये तीनों तो एजुकेशन के अंतर्गत आएंगे, मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पर बी ही होना चाहिए, और इसका हमारे पास वैलिड प्रूफ भी है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका वो है आपका CIET वाला क्वेश्चन। ये तो मेरे ख्याल सभी ने देख लिया होगा अभी तक। CIET वाला जो क्वेश्चन था इसमें आपसे पूछे हुए थे स्पेसिफिक एम्स में से क्या नहीं होगा, 4 ऑप्शन ये आपको दिए हुए थे यहाँ पे से, और इन ऑप्शंस में से जो आयोग ने आंसर दिया है वो बी दिया है, यानी कि जो इनके स्पेसिफिक एम्स हैं वो क्या है कि ये एक नोडल सेंटर की तरह एक्ट करता है। और दूसरा सी है कैपेसिटीज़ बढ़ाता है एजुकेटर्स की इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। लेकिन मेरे हिसाब से आंसर इसका सी और डी होना चाहिए, और ये इसका वैलिड प्रूफ मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप इनकी ऑफिशियल साइट देखेंगे, CIET की गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट, तो वहाँ पर इन्होंने इसके मिशन लिखे हुए हैं, और इनके मिशन में साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्ड कैपेसिटीज़ ऑफ टीचर एजुकेटर्स, क्वालिटी इंप्रूवमेंट रोल्स इन स्कूल एजुकेशन एंड क्रिटिकली अप्रेज एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ICT रिलेटेड पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी और डी। तो ये तो आपका वैलिड प्रूफ है। इसके अलावा देखिए मेरे पास अभी बहुत लोगों से मैसेज आ रहे थे कि किस किस पे और प्रत्यावेदन लग सकता है, तो जो डाउटफुल क्वेश्चन है मैं आपका बता देती हूँ, क्योंकि जिनका प्रूफ नहीं मिला, अगर आप लोगों को कहीं से मिल जाए तो ज़रूर एक दूसरे की हेल्प करिएगा। डाइट्स वाला जो एक क्वेश्चन है इसके ऊपर भी डाउट है, और मुझे खुद भी डाउटफुल लग रहा था ये क्वेश्चन कि यहाँ पर डाइट्स के बारे में जो एजर्शन है, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन का सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए ये इनका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये तो सही है। लेकिन उस समय जब इस्टेब्लिश हुआ था मेन टास्क असाइन था उस समय दैट टाइम कि ये एजुकेशनल प्रॉब्लम्स देखे रूरल एरियाज़ की, ये मुझे रीज़न सही नहीं लग रहा। डाइट्स बेसिकली इस्टेब्लिश किए गए थे कि आपकी जो प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन है उसमें क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया जाए, वो इंप्रूवमेंट करना था वहाँ पे टीचर्स को वहाँ पे अच्छी तरीके से ट्रेन करके। तो टीचर ट्रेनिंग पे ज़्यादा इनका फोकस था। रूरल, सिर्फ रूरल ही एजुकेशनल स्कूल्स की वहाँ पर मतलब प्रॉब्लम्स को देखना, एजुकेशन प्रॉब्लम्स को देखना स्कूल्स की, ये यहाँ पर इसका कोई स्पेसिफिक मुझे नहीं लगता रीज़न है। मेरे हिसाब से तो रीज़न ही यहाँ पर गलत है, ठीक है। बाकी कई लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर रीज़न सही भी है तो वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आयोग ने जो इसका आंसर दिया है वो ए दिया है, तो ये डाउटफुल है। लेकिन इसका वैलिड प्रूफ मुझे मिल नहीं रहा है, या तो कहीं से डाइट की अगर हिस्ट्री हमको पता चल जाए, कहीं से कोई डॉक्यूमेंट मुझे मिल जाए, मैं भी ढूंढती रहूँगी, अगर मुझे मिल जाता है विद इन टाइम फ्रेम जो हमें गिवन है उसमें, तो हम इसको कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों को अगर कहीं से ये मिल जाता है तो आप लोग भी इसके ऊपर भी प्रत्यावेदन लगा सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका एक क्वेश्चन, डाउटफुल बता रही हूँ, आश्रम स्कूल्स के बारे में जो बात की गई है,
और आयोग ने इसका आंसर दिया है शेड्यूल ट्राइब्स, और मेरे हिसाब से ये आंसर सही है। पता नहीं क्यों इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये शेड्यूल कास्ट के लिए भी है, लेकिन ये ऐसा है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैंने जितनी भी ऑफिशियल वेबसाइट वगैरह चेक की वहाँ पर एसटी के लिए ही आ रहा है ये, ठीक है, और उत्तराखंड में भी एसटीज़ वगैरह के लिए ही है ये, वहाँ पे बल्कि नाम दूसरा है, वहाँ आश्रम पद्धति विद्यालय है। तो हम हो सकता है इसलिए भी ये इससे मैच ना कर रहा हूँ, आश्रम स्कूल्स की बात हो रही है जो कि एसटी के लिए ही है। यहाँ पर एक बस मुझे स्टेट कर्नाटका दिखी, वहाँ पर ज़रूर वहाँ एससी भी इंक्लूडेड थे, पर आई थिंक थोड़ा बहुत जो मैंने पढ़ा था मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी एससी जो थे शायद डे स्कॉलर थे, आवासीय वो एसटीज़ के लिए ही है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता इस पर प्रत्यावेदन लगाना चाहिए। और कई जगह से ना एक चीज़ और है कि जो प्रूफ आ रहे हैं, क्योंकि मेरे पास शेयर हुई वो PDF, तो आर लाल बुक डिपो और इन सब की जो बुक्स हैं उनके भी प्रत्यावेदन लगाए गए हैं, उनकी मतलब प्रूफ के रूप में दिया गया है। कॉलेज की जो इस तरह की पब्लिकेशंस की बुक्स है ना, वो आपकी चलेंगी नहीं, मेरे हिसाब से आयोग उसको वैलिड प्रूफ नहीं मानेगा। वैलिड प्रूफ आपकी NCERT बुक्स होती हैं, किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में अगर कोई टेक्स्ट वगैरह जो है वहाँ पे पब्लिश हुआ है तो उसको माना जाएगा, या ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है उसके टेक्स्ट को माना जा सकता है जो आपका वैलिड प्रूफ है, ठीक है। तो आप इधर उधर की कॉलेज की बुक से या परीक्षा वाणी इन सब से अगर आप जो है प्रूफ उठाकर देंगे ना, आयोग नहीं मानेगा। तो इस पे ऊपर अपना टाइम वेस्ट मत कीजिएगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये वाला मुझे नहीं लग रहा है, पर फिर भी अगर आपको लगाना है तो आप देख सकते हैं। सिर्फ एक कर्नाटका स्टेट में दिखा मुझे कि SC और ST दोनों के लिए, बाकी और कहीं भी नहीं दिखा मुझे। फिर देखिए एक क्वेश्चन ये जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा है, एजुकेशनल लीडरशिप। अब इसका आंसर जो है वो आयोग ने दिया है चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर, ठीक है। मैंने भी जब आंसर की कराई थी तो मैंने शैक्षिक प्रशासन बताया था, क्योंकि मुझे लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्रॉडर टर्म है और उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। थोड़ा सा ना पर्सपेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, हर एक की राय इसमें अपनी अलग हो सकती है। अब इसमें प्रूफ भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि लीडरशिप आप कहीं भी टॉपिक पढ़ने जाओगे ना तो लीडरशिप आपकी हर जगह चाहिए होती है, एडमिनिस्ट्रेशन में भी चाहिए, मैनेजमेंट में भी चाहिए, सुपरविजन में भी चाहिए, कई जगह चाहिए, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है कोई एक पर्टिकुलर चीज़ में। तो ओवरऑल लेकिन अगर हम लीडरशिप की बात करें तो वो क्या करता है, तो वो चेंज इन इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर इसका आंसर हो सकता है। जैसे हम लर्निंग में पढ़ते हैं ना, लर्निंग में याद करना, कोई परफॉर्म करना, टास्क को सीखना, एटीट्यूड को ग्रहण करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें लर्निंग होती है। लेकिन लर्निंग को हम किस चीज़ में डिस्क्राइब करते हैं, चेंज इन बिहेवियर। अगर वैसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाओ तो लीडरशिप इन सभी के अंदर आ रही है, लेकिन अल्टीमेटली जो लीडरशिप है वो हमें किससे दिखाई देगी, इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर में चेंज से। तो मेरे हिसाब से ये आंसर सही है। और अगर कहीं और पे अगर ये आता भी है, ऐसे तो आपको कहीं भी मिल जाएगा लिखा हुआ कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में भी लीडरशिप, रोल ऑफ लीडरशिप पढ़ोगे ना कहीं भी तो वो सब में आएगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन में काम आता है, मैनेजमेंट में काम आता है, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें आपको सभी जगह मिल जाएंगी। वैलिड प्रूफ ऐसे आपको एग्जैक्टली कहीं पे देख पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि इसके अलावा दूसरा आंसर आपको मिल जाए, ठीक है, कि सिर्फ इसी में होता है। वैसे भी जहाँ पूछ लिया इन्होंने नीड ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप मोस्ट एसेंशियल, ठीक है, अब किसी एक को बताना, ये सबकी राय अलग अलग हो सकती है, पर्सपेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन हो गया, तो इसीलिए मेरे हिसाब से आंसर C सही होना चाहिए। तो इस पर भी प्रत्यावेदन लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है, प्रूफ भी यहाँ पर हमें ठीक से नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया, 2 के तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, ऑफिशियल मैंने आपको जो वैलिड प्रूफ है वो भी दे दिया है, और बाकी जो क्वेश्चन है उसमें भी मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ पर आपका लगाना चाहिए, कहाँ पर नहीं, बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप जैसा करना चाहें। इसके बाद बात करते हैं ज़रा मेरिट की बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं लगातार कॉल्स पे कॉल्स आ रहे हैं कि मेरिट क्या है। तो देखिए मेरे हिसाब से तो मेरिट इस बार डाउन जाने ही वाली है। पेपर ओवरऑल देखा जाए तो टफ़ है, हालांकि हमें कोई नेगेटिव अप्रोच यहाँ पर नहीं रखनी है, क्योंकि बहुत हम लोगों को भी कमेंट्स आए कि आप आयोग के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। भाई आयोग के खिलाफ बोलने का इस समय कोई मतलब नहीं बन रहा है, ठीक है। एग्ज़ाम जो है आपका उन्होंने सिलेबस में से ही दिया है, इतना वास्ट सिलेबस उन्होंने दिया था, कहीं ना कहीं से वो आपका टॉपिक बन ही रहा है, ठीक है। अगर आप अपने जो भी क्वेश्चंस देखेंगे ना उस पर अगर आप सवाल उठाने की कोशिश करेंगे कि आउट ऑफ सिलेबस है, तो बिल्कुल बेकार की बात है। इतने वास्ट सिलेबस में से भी आउट ऑफ सिलेबस हो ही नहीं सकता, है ही नहीं, वो आपका टॉपिक कहीं ना कहीं पे इंक्लूड हो ही रहा है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। पेपर का लेवल थोड़ा सा टफ ज़रूर था, और
पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इसलिए भी आप लोगों को थोड़ा सा टफ लग रहा है। प्लस यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि टाइम बहुत कम था, तो इस समय बोलने का मतलब नहीं है। बोलना पता है कब चाहिए था? जब सिलेबस चेंज हुआ। जब सिलेबस चेंज किया था इन्होंने मार्च का एग्ज़ाम बताकर, क्योंकि मार्च तक लोग तैयारी पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे थे, और मार्च में जब सिलेबस चेंज हुआ उसके बाद जब एग्ज़ाम की डेट इन्होंने इतनी पास की रख दी, पहले तो आपकी 30 जून थी, ठीक है, तो ये गलत था। क्योंकि एक तरफ तो जो है आयोग ये कहता है कि भाई जो कैंडिडेट तैयारी कर रहा होता है वो बहुत पहले से तैयारी कर रहा होता है, तो पहले से तो तैयारी वो अपने जो सिलेबस उसके बाद डिफाइंड होगा उससे करेगा ना। आपने अचानक सिलेबस चेंज किया, उसके बाद आपने बहुत कम टाइम रखा एग्ज़ाम में, तो ये इसकी वजह से जो है बहुत लोगों की प्रिपरेशन हिल गई थी, ठीक है। यहाँ पर फ़ायदा उन लोगों को हुआ होगा जिनका सब्जेक्ट काफ़ी अच्छा प्रिपेयर था, तो उन लोगों ने सब्जेक्ट में मार्क्स खींचे होंगे, ठीक है। बाकी पेडागोजी तो ओवरऑल सभी के लिए कहीं ना कहीं सिमिलर ही आ गई। कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे थे जो जिसमें तैयारी का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा, अलग से बहुत ही ज़्यादा प्रिपरेशन किया, बाकी अदरवाइज पेडागोजी ईजी थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरिट ओवरऑल रहने वाली है आपकी डाउन। अब मेरिट डाउन रहेगी तो आप लोग अपना बिल्कुल होप मत छोड़िए। कम मार्क्स भी आए हैं, अगर 50 से ऊपर हैं ना अगर आपके, तो फिर तो आप समझिए कि आपके बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। 60-70 तो बहुत ही अच्छे चांसेस है, 50 से ऊपर वाले भी बिल्कुल भी उम्मीद ना खोएं, क्योंकि मेरिट डाउन जाने के पूरे चांसेस यहाँ पर बन रहे हैं। इसके बाद अब व्हाट नेक्स्ट, ठीक है। अब आपको क्या करना चाहिए? ये एग्ज़ाम तो हो गया, अब हमें पहले तो अपनी अप्रोच चेंज करनी है। बार बार ये कहना कि ये आयोग पेपर बहुत ख़राब दिया है, पेपर हमें री एग्ज़ाम कराना चाहिए, दोबारा से होना चाहिए, ये सब का कोई मतलब नहीं है, ऐसा होने वाला भी नहीं है। पेपर एक स्टैंडर्ड पेपर जो आपका सिलेबस के अंदर से था वैसा ही था, वो इस तरीके से री एग्ज़ाम होगा ही नहीं, चाहे आप कितना भी खेलें। तो यहाँ पर करना क्या है, आपको आगे के बारे में सोचना है। अब आगे के बारे में सोचना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम जो आपके लिए आ सकता है वो है आपका लेक्चरर स्क्रीनिंग, ठीक है। लेक्चरर स्क्रीनिंग, कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास आया था कि मैम हम LT के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, LT का एक बार हमें पता चल जाए फिर हम लेक्चरर स्क्रीनिंग की तैयारी शुरू करेंगे। इसकी भाई ज़रूरत नहीं है। पिछली बार मैं जो आपकी मैथ्स की टॉपर रही थी LT में, प्रज्ञा त्रिपाठी, उन्होंने 3 एग्ज़ाम क्लियर किए थे एक साथ, LT, लेक्चरर और तीसरा उनका DSSB का था। और वो मेरे साथ पेडागोजी की वजह से जुड़ी हुई थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या सेलेक्ट करोगे, तो ऑब्वियसली लेक्चरर सबसे बड़ी पोस्ट हुई, तो उन्होंने लेक्चरर सेलेक्ट किया था। तो आपके लिए भी भाई अगर ये पोस्ट थोड़ी छोटी होती तब भी मैं आपसे कह देती कि नहीं इसके बारे में मत सोचो, लेकिन ये तो LT से बड़ी पोस्ट है ना, तो इसके बाद तैयारी करने में कोई हर्ज नहीं। तो लेक्चरर स्क्रीनिंग की प्रिपरेशन आप लोग अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसके फॉर्म्स आने के बहुत चांसेस हैं। और UKPSC जो पेपर कराता है लेक्चर स्क्रीनिंग का, वो काफ़ी अच्छा पेपर कराता है, टू द सिलेबस होता है, उनके क्वेश्चंस का जो लेवल है वो भी ठीक ठाक होता है। प्रिपरेशन अगर आपकी अभी से अच्छी होगी तो ये एग्ज़ाम क्रैक करने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं, ठीक है। LT में हो भी गया तो लेक्चर स्क्रीनिंग जब आपका होगा तो ये तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना, थोड़ा हायर ही मिल रहा है आपको, तो इसकी तैयारी करने में बिल्कुल भी आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, ठीक है। लेक्चर स्क्रीनिंग की तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए। इसकी तैयारी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, हमारे पास जो कोर्स चल रहा है अभी, एक आपका कंप्लीट कोर्स चल रहा है, ठीक है। कंप्लीट कोर्स जिसमें आपका क्या क्या आएगा, इसमें एक तो आपकी GK आती है, उत्तराखंड आती है, टीचिंग एप्टीट्यूड आता है, हिंदी आती है और रीजनिंग आती है, ठीक है। तो हमारे साथ टीचर्स की टीम जो आपको लेक्चर स्क्रीनिंग की तैयारी 4 मंथ्स का कोर्स है, ठीक है, ये कराएंगे। 4 मंथ्स का ये कोर्स है जिसमें हम ये लेक्चर स्क्रीनिंग का पूरा सिलेबस तैयार कर लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और लोग कह रहे थे सब्जेक्ट की तैयारी आप करते रहिए, अभी हम सिर्फ स्क्रीनिंग की तैयारी करा रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट का जो पेपर है वो आपका बाद में होता है, एक बार आप स्क्रीनिंग क्लियर कर लेते हैं, यहाँ क्वालिफाई हो जाते हैं, तब आप मेंस पे जो सब्जेक्ट का पेपर है वो देने जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड लेना है तो आप वो कोर्स भी चेक कर सकते हैं, यहाँ सिर्फ टीचिंग एप्टीट्यूड कोर्स भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, हमारी अचीवर्स ऐप पर जाना है, हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पर जाकर आप इस कोर्स की डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। कोर्स स्टार्ट हो चुका है, इसकी लाइव क्लासेस भी आज ही से शुरू हो जाएंगी, ठीक है। रिकॉर्डेड मटेरियल आपको यहाँ पर मिलने वाला है, डाउट क्लास मिलेगी आपको, लाइव क्लास जो है वो आपकी डाउट क्लियरेंस क्लास है, जो वीक में हर टीचर की वीक में एक क्लास वो लेंगे। इसके अलावा हमारे मॉक टेस्ट होते ही हैं, संडे को MCQs आपको मिलते हैं, PDF फॉर्म में नोट्स मिलते हैं। आप जानते ही हैं हमारा जो कंटेंट है वो बाइलिंगुअल रहता है, इंग्लिश हिंदी बोथ, तो दोनों ही जो लैंग्वेज मीडियम है आपके, आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर लेक्चर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स की डिटेल्स को आप ज़रूर जाके चेक कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।